मैं क्षमा चाहता हूँ, मीटिंग हमारी चलेगी। मेरे कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक जैसा धीरज जी ने बताया, विवेक धाकर जी का असामयिक निधन हो गया और हमें बिजोलिया उनके सुनने में जाना है, इसलिए हमारे जाने के बाद मीटिंग चलेगी। मैंने काका साहब को घर के से रोक दिया मैंने, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। पर दामोदर जी का फार्म भरने का सवाल था और मेरी अनुपस्थिति रहती तो फिर अखबार वाले और टीवी वाले उल्टी उल्टी बातें करते थे, किसी साहब क्यों नहीं आए। इसे मैं अपना धर्म समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ। इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर दामोदर जी गुजर जी को सोच समझकर राजसमंद का उम्मीदवार बनाया है। ये पत्रकार पूछते हैं तो पहले आप भीलवाड़ा के उम्मीदवार थे, आपको यहाँ क्यों भेज दिया, सीपी साहब वहां क्यों खड़े हुए, यहाँ क्यों खड़े हो गए। ये पत्रकार ये नहीं पूछते हैं कि जो लोग जनता में काम नहीं करते हैं उनको पार्टी उम्मीदवार कैसे बनाती थी, ये नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं इनको कहां से कहां भेज दिया। अरे भाई, लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जो आदमी काम करता है, लंबे समय तक राजनीति के द्वारा नीति बनाकर देश का निर्माण करती जो पार्टी, वो पार्टी जानती है कि किस तरह के उम्मीदवार को कहां खड़ा करना है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, ऐसे प्रतिनिधि के नीतियों के आधार पर वोट लेकर हम जनता में चुनाव जीतने के बाद जिन बहुमत होगा प्रतिनिधि का, उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रदेश में जिन लोगों का होगा देश का मुख्यमंत्री बनेगा। आज सरकार दिल्ली में है। कभी हमने सोचा आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता फैसला करते कि हम संसदीय लोकतंत्र की जगह राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, तो उस समय के नेता फैसला करते कि राजसमंद में ये उम्मीदवार होगा, भीलवाड़ा में ये उम्मीदवार होगा। वो उन नेता की पसंद का होगा, नेता चाहेगा उसका पसंद का होगा। तो संसदीय लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। मैं जब भीलवाड़ा में चुनाव लड़ने गया तब सबसे पहले मैंने लंबे समय से देखा कि भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या था पीने के पानी की। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां भी पानी नहीं हो तो टेक्सटाइल के कल कारखाने नहीं ले सकते। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है, पानी की उपलब्धता कराओ तो कल कारखाने लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। जाके देखिए भीलवाड़ा में कितनी टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, कितने आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं। कोई बिहार से आ रहा है, कोई किसी जगह से आ रहा है। हमारा वहां का आदमी, छोटा आदमी मजदूरी कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई क्या व्यवस्था कर रहा है। यदि वो इंडस्ट्री नहीं होती भीलवाड़ा में तो भीलवाड़ा में रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते। दामोदर जी गुजर कौन है? इनके पिताजी को कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। दामोदर जी का पुलिस में भर्ती हुए, DYSP बने। इनके भाई भर्ती हुआ RS, राजसमंद में जिलाधीश बने। इनके एक भाई RS अफसर बने। इनके पिताजी नहीं पढ़ते, इनके बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आज दामोदर जी गुजर को कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदे के रूप में हम आपके बीच में नहीं खड़े कर सकते। आज हमें गर्व है, हम जिस उम्मीदवार को लेकर आए वो लोगों को प्रेरित करें, अपने बच्चे को पढ़ाए, बच्ची को पढ़ाए। जो परिवार बच्चे को पढ़ाएगा, उस परिवार के बच्चे भी दामोदर गुजर जी की तरह आगे बढ़कर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, राजसमंद जिले की आवश्यकता है। 2014 का आदमी नहीं जानता है कि खेती की क्या हालत थी, कि किसान की क्या हालत थी, कैसे 2 बेल लगाकर चरस निकाल के पानी खेती होते थे। आज का किसान का बेटा बटन दबाता है, बिजली से पानी बाहर निकलता है, खेती होती है। पर कभी कल्पना की उस किसान की, जिस किसान की बिजली नहीं थी, जिसके पानी नहीं था, वो कैसे जीवन निकाल रहा था। हमने पढ़ाई लिखाई कराने का काम किया, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने खाद के लिए नई खाद की योजना बनाई जिससे आप खाद का यूरिया खाते आ सके, जिससे आपकी खेती बढ़ सके। हमने ये काम करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, हमने सब सेंटर खोले हैं, हमने CSC खोली है, हमने PSC खोली है, हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। तब आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। 1947 के पहले हिंदुस्तान के आदमी की एवरेज एज
35 साल थी, 35 साल के आदमी जिंदा नहीं रहता था, आदमी मर जाता था। आज 47 साल आजादी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है। आज हिंदुस्तान के एवरेज आदमी की उम्र 75 साल है। सीपी जोशी जो भाषण देने खड़ा हुआ है वो जुलाई में 74 साल पूरा करेगा और 75 साल में पैदा आगे जाएगा। 1947 से पैदा होता तो 75 साल का सीपी जोशी नजर ही नहीं आता। ये एक दिन में काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसी योजना बनाई होगी? गरीब आदमी की पूरी ताकत, पूरा पैसा सेहत पे खराब हो जाता था। किसी आदमी के घर में हार्ट की बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए, उसके इलाज में 10 लाख रुपए हो, 15 लाख रुपए खर्च हो, गरीब का आदमी बीमार होकर खराब हो जाता, परिवार का परिवार बदल जाता। आज से 20 साल पहले हिसाब किताब उठा के देखो, गांव का गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए 18 साल का सूरत में जा रहा था, बम्बई में जा रहा था, बीड़ी पी रहा था, शराब पी रहा था, 45 साल के बाद उम्र में काम नहीं कर पा रहा था। घर पे आके पिताजी बीमार, अस्पताल जाने की स्थिति नहीं, देवरी में जाके इलाज कराता, थोड़े दिन इलाज ठीक होता, भगवान पे भरोसा रखता, फिर बीमारी बढ़ती, फिर राजसमंद में लेके आता, फिर उसे क्या बम्बई ले जाओ, फिर कोई अहमदाबाद ले जाओ, जेब में पैसा नहीं, खेत भी बेचना पड़ता था और परिवार की हालत खराब हो जाती थी। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने ये फैसला नहीं किया कि गांव के गरीब आदमी का बीमारी हो जाए, कोई भी इलाज का खर्चा हो, पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी? ये काम करने का काम किसने किया? पुराने पीढ़ी के लोगों को मालूम है, PL 480 का गेहूं आता था, लाल गेहूं आता था, रोटी फेल जाती थी, लोगों को मालूम भी नहीं था कि आज जो गेहूं वाला कैसे बन रहा है। यदि हम कृषि क्रांति नहीं करते, यूरिया खाद नहीं लाते, तो आज जितना लोगों के पास गेहूं है, जितना गेहूं हम 2 रुपए किलो में देते हैं, जितना अशोक गहलोत ने अकाल में मदद देने का काम किया, वो देने का काम नहीं कर सकते। यदि आज हरित क्रांति नहीं होती तो आज हिंदुस्तान की क्या हालत होती? क्या आज जानवर के दूध के लिए क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस किस तरह से जाकर आनंद डेयरी लगा के जाके देखो। आज हमने राजसमंद में डेयरी लगाई है, लोगों को पैसा मिल रहा है। आने वाले 10 साल में उठा के देख लेना, राजसमंद जिले में किसान की सबसे बड़ी हैसियत बनेगी, उस काश्तकार की बनेगी जिसके घर में क्रॉस ब्रीड की गाय है, क्रॉस ब्रीड की भैंस है, तब उसके घर में रोज पैसा आएगा। ये भाषण देने से काम नहीं होगा। पार्टी का काम करे, विचारधारा फैलाए और विचारधारा के आधार पर वोट मांगे, तब तो समझ में आता है। भगवान का मंदिर बना दिया, इसलिए वोट दो, सही बात। ये भूल गए नौजवान। आजादी के बाद सोमनाथ का मंदिर बना, सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था? कोर्ट का फैसला नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया जिससे लोग कह सके आस्था का प्रतीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने बिना कोर्ट के फैसला बनाया सोमनाथ मंदिर का, और सोमनाथ का मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगे थे। उन लोगों को नीति बनाकर सोमनाथ का मंदिर भी बनाया और कृषि क्रांति भी की, श्वेत क्रांति भी की, लोगों को पढ़ाया लिखाया भी, उनकी स्वास्थ्य का काम भी किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मंदिर बनाया हमने, आपने बनाया, कोर्ट का फैसला हुआ है। आपको फैसला होता तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, बना लेते उस समय। कोर्ट का फैसला हुआ है, सिविल सूट होता है, 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए, जमीन का टाइटल का झगड़ा हो जाए, लोअर कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सिंगल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, डबल बेंच में जाते हैं, तब जमीन का और जायदाद का फैसला होता है। एक दिन में फैसला नहीं होता है। तो फैसला झगड़ा होना, इसका धर्म का इस धर्म का फैसला होने में समय लग गया। कोर्ट ने फैसला किया बनाना, कोई भी देश का प्रधानमंत्री उसको बनाना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला था, नई बात कौन सी की? मंदिर हम बनाएंगे। भगवान राम भी बीजेपी जो है, भगवान राम पहले थे ही नहीं, अयोध्या था ही नहीं पहले, 1947 के पहले था ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तब थे ही नहीं, जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तब थे ही नहीं। भाई द्वारकाधीश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर जीर्णोद्धार होगा, 50 साल में मान लो कोई आवश्यकता बनी तो नया मंदिर बनेगा, ये बनेगा। तो क्या पहले श्रीनाथ जी थे नहीं, नए श्रीनाथ जी आ गए, नए द्वारकाधीश जी आ गए, नए चारभुजा जी आ गए। अरे भाई भगवान का जो आस्था का मंदिर है, उस मंदिर पर यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हर सरकार का धर्म बनता है कि मंदिर को ठीक किया जाए। आज हमें घमंड है, नागपाल में उठा के देख लो, हमने गोपापुरा में आदिवासी का मंदिर बनाने का फैसला किया, 3 महीने हो गए, आज दिन तक काम नहीं हुआ। हमने जलदेवी मंदिर का काम बनाने का काम किया, काम रुकवा दिया गया। हमने सियार के अंदर मंदिर बनाने का काम किया, हम रोक दिया। क्यों भाई? हम हिंदू नहीं है, वो लाइसेंस देंगे जब जाके मंदिर बनेंगे। भाई धर्म का काम धर्म करेगा, नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम
लोगों को याद दिलाना पड़ेगा 2014 में किस बात के वोट मांगे थे। अब की बार महंगाई की मार, महंगाई कम हो गई 10 साल में, भाजपा का कम हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 10 साल में, हिसाब किताब लगा रहे 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ, 10 करोड़ हो गया। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी है। कभी मन में कल्पना आई कि रोजगार कैसे होगा, कल कारखाने नहीं लगी तो रोजगार कैसे आएगा। आपने 2014 में जो बातें कही थी, क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, क्या पेट्रोल डीजल का भाव सस्ता हो गया, क्या कल कारखाने लग गए, क्या लोगों को रोजगार मिल गया, ये मुद्दे नहीं है। मैं वोट दो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और हम समस्या का निदान नहीं करेंगे। हाँ करेंगे। पहले एक आदमी सेना में भर्ती होता था, सेना में जिंदगी निकालता था, जब वो शहीद होता तो सम्मान मिलता था, रिटायर होता तो पेंशन मिलता था। अब नया काम लेकर आए अग्निवीर, 17 साल में नौकरी ज्वाइन करो, 4 साल में नौकरी के बाद, और 21 साल से लगा के 75 साल तक क्या करेगा आदमी। कभी सोचा कभी मन में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश नौजवानों का देश हो गया। 65% से ज्यादा लोग 35 साल से नीचे। क्या उन नौजवानों के रोजगार के लिए कोई कल्पना है? क्या लोगों के रोजगार के लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे? सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, पर कल कारखाने लगाने का तो काम करना पड़ेगा। बिजली लगाओगे तब नर्कस पैदा होगी, हाईवे बनाओगे तो आसपास की व्यवस्था बनने का काम होगा। जब तक दूरदृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, तब समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लगा कर ये काम किया है। मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ, मैंने भी जीन्स पहन रखा है। नौजवान आदमी जीन्स खरीदने जाता है, कांकरोली में मॉल में जाकर जीन्स खरीद के आ जाता है, अच्छा लगता है उसको, नई नई जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, पैसा दे के आ जाता है। उसके मन में कल्पना नहीं है कि ये कपास की खेती कैसे होती है। 1947 के पहले कपास की खेती कैसे हो रही थी, जब बिजली का पानी नहीं निकलता तब खेती कैसे हो रही थी, जब कपास में कीड़ा लग जाता तो किसान पे क्या गुजर जाती थी, फिर कपास से कैसे धागा बनता है, धागे से कैसे कपड़ा बनता है, कपड़ा से फिर उसके बाद पैंट शर्ट बनता है। ये पैंट शर्ट डायरेक्ट पहनने वाले आदमी तकलीफ को नहीं समझते हैं। उन्होंने देखा कि देश में क्या तकलीफ हुई है। जब तक आप नौजवान पीढ़ी के लोग जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहने के लिए आया भाई हूँ, ये मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर आजादी के बाद यहाँ की लोगों को तकलीफ देखकर जिन लोगों ने आजादी में देश को आजाद करने का काम किया, चाहे माणिक लाल जी वर्मा हो, चाहे नंदलाल जोशी हो, चाहे और कितने नाम ले लें हम, चाहे आजादी के बाद मोहनलाल सुखाड़िया हो, चाहे हरदेव जोशी हो, चाहे शिवचंद जी माथुर हो, चाहे हमारे दूसरे नेता देवपुरा जी हो, चाहे गुलाब सिंह जी सत्तावत हो, राम प्रसाद जी लड्डा हो, रमेश चंद्र जी व्यास हो, कितने ही नेता का नाम ले लो। इन लोगों ने राजस्थान का निर्माण करने का काम किया है। ऐसे बहुत से प्रधान है हमारे इलाके के जो लंबे समय तक प्रधान रहे। गांव में कितने आदमी का इंडिकेटर था, पूरा का पूरा कुंभलगढ़ का पानी राजसमंद में आता था। किसने क्या इंडिकेटर की कल्पना की, यदि पानी नहीं रोकते, कुएं में पानी का सहेजा नहीं होता, एक फसल की जगह 2 फसल कैसे लेते? ये काम किसने किया? जिसको प्रधान बनने का मौका मिला उसने किया, जिसको सरपंच बनने का मौका उसने मिला, एमएलए बनने का उसने काम करने का मौका मिला, वो काम किया। आज नए सिरे से मेवाड़ में हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमने पुराना हिसाब किताब देख लो, किसी महाजन के पास जाओ उधार लेने के लिए, पहला यदि पैसा चुका दिया हो तो दोबारा उधार देता है, और पहला चुका पैसा नहीं चुकाया हो तो घर में एंटर नहीं होने देता है, तो पैसा नहीं देता है। हमारा हिसाब किताब बहुत ठीक है, पुराना सब उधार चुकाया है, नया उधार लेने के लिए आया है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में संसदीय लोकतंत्र को बचाना है, गांव के गरीब आदमी को आगे बढ़ने का मौका देना है। जनप्रतिनिधि विचारधारा के आधार पर बने, कांग्रेस का बने, बीजेपी का बने, कम्युनिस्ट पार्टी का बने, और सरकार के सामने खड़ा होकर समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर सके। आज भूल जाते लोग, मुझे दुख होता, तकलीफ होते हुए। मेरे मामू के साथी थे, आज हमारे बीच में नहीं है, हरिओम सिंह जी। क्या मारवाड़ की ट्रेन चल गई? कब कल्पना की थी मारवाड़ की ट्रेन की? 1 बार वोट लिए, 2 बार वोट लिए, अब खाली एक ट्रेन चलेगी कहाँ से? देवगढ़ से काम नहीं करा। अब एक पुलिया का फाउंडेशन करा दिया। 75 साल लगे इस चीज को कल्पना करने के लिए। बताओ मुझे, आप 75 साल किसका इंतजार करें? अब क्या वोट दे देंगे? फिर कहाँ जाएंगे हम? हमारी समस्या किसको समझाएंगे? जिसने दुख देखा नहीं, तकलीफ देखी नहीं, उन आदमियों को हम हमसे आप आशा करते हो कि हमारे इलाके की तकदीर बदल देंगे। वो बदल देंगे
जो किसी के नॉमिनी है, किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के सुख दुख में भागीदारी निभाए, पार्टी की तकलीफ को समझाए। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक जातिवाद और धर्म के आधार पर वोट दे देंगे, हम अपने वोट का दुरुपयोग करेंगे। ये वोट एक दिन में से नहीं मिला है, ये वोट के कारण आज राजा का बेटा वोट से निकलता है। ये राजा के बेटे को वोट से नहीं निकालना चाहते हैं, ये राजा के बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र नहीं है ये, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता की सेवा करो, दुख सुख में भागीदारी बनाओ, जनता की नीति बनाकर फैसला करने का काम करो। तब जनता के बीच में जाकर वोट मांगोगे, तब आपका राजा का पन भी बढ़ेगा और उससे लोगों की हैसियत बनने का भी काम करने का काम करने पड़ेगा। इसको कौन रोकेगा? हाथी के ऊपर भी अंकुश होता है, अंकुश नहीं है तो हाथी भी कंट्रोल नहीं होता है। आपके पास एक अंकुश दिया है वोट का, इस वोट का सदुपयोग करो। आप ही नहीं, लोगों को समझाओ। ये एक लोकसभा क्षेत्र होता 22 लाख लोगों का, 22 लाख लोगों का। इतने आदमी बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी घोड़े गाड़ी की जरूरत नहीं। अपने एक बूथ में 1000 वोट होता है, 1000 वोट। कभी हिसाब किताब लगा लो, हाथ खड़ा करके बता दो मेरे को कि हम सब मिलकर अपने बूथ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 400 वोट दिला देंगे, बाकी खेल खत्म हो जाएगा और कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। 22 लाख वोटों का हिसाब किताब लगा लें। एक विधानसभा में 250 से ज्यादा बूथ है, 8 विधानसभा का हिसाब किताब लगा लें, 2300 से ज्यादा बूथ है। यदि हमने गणित को ठीक कर लिया, ईमानदारी से लोगों के बीच में चले गए, सुख दुख में भागीदारी निभा दी, याद दिलवा दिया कि गैस सिलेंडर का पैसा मिल गया, याद दिलाते कि पेंशन का पैसा मिल गया, याद दिलाते कि बिजली के बिल का पैसा मिल गया, याद दिलाते चिरंजीवी योजना खुल गई या बंद हो गई, याद दिलाते कि हमारे वोट से राज बदलता है नहीं बदलता है। यदि हमने ये पहचान लिया तो कोई भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नहीं हटा सकता। इसलिए हम कहने के लिए है भाइयों, दामोदर गुर्जर एक प्रतीक है, एक साधारण घर का बच्चा जिसके माँ बाप ने पढ़ाने का मौका दिया, उसको पार्टी ने नुमाइंदा बनाया है, जिससे लोग प्रेरित हों। जो पढ़ लिखे नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ाए, अपने बच्चे को पढ़ाए। और आपके मन में भी कल्पना होनी चाहिए कि आज दामोदर जी गुर्जर यहाँ बैठे हुए हैं, कल मेरा लड़का भी यहाँ बैठना चाहिए और उसके भी लोग वोट मांगने चाहिए, तब जाकर लगेगा कि लोकतंत्र मजबूत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन मिलकर, मैं भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? मेरे को भरोसा देती जगह बैठे हुए हैं, मेरे को भरोसा पंचायत समिति के प्रधान बैठे हुए हैं, मुझे भरोसा कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आपके भरोसे से मैं लोकसभा चुनाव लड़ने गया हूँ भीलवाड़ा का। मैं यदि मेरे कार्यकर्ता कमजोर होते तो दामोदर जी में चुनाव लड़ने नहीं जाता। मेरे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कोई कारण रहा होगा हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे लोगों ने याद रखे जब 1 वोट से आ रहा था तब लोकसभा में गोपाल सिंह जी को नाथद्वारा विधानसभा से 19,000 वोट की लीड मिली थी, 19,000 वोट मिली। तो दामोदर जी भरोसा रखो कि काका साहब की क्षमता को थोड़ा कम आंक रहे हो, थोड़ा ज्यादा आंको काका साहब की क्षमता को, ये हरि सिंह जी की क्षमता को कम आंक रहे हो। अरे इनका उपयोग लो और इनका उपयोग लेकर उदाहरण प्रस्तुत करो कि ये हम सब मिलकर इस इलाके में देश को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, इस देश में अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उस पार्टी के नुमाइंदे को हम वोट देकर लोकसभा में भेजेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे इलाके में भी तरक्की होगी, प्रदेश में भी तरक्की होगी और देश में भी तरक्की होगी। इसका वोट मांगने की अपील करने के लिए आपके बीच में आए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे और एक बार पुनः दोनों हाथ खड़ा करके दामोदर जी को वोट सीपी जोशी हो या नहीं हो, लेकिन हमारे इलाके में वोट देकर हम कांग्रेस को जिताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।